वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान इसराइल जंग के हवाले से। जो अब हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है वो तो ख़त्म हो गया, हमले एक दूसरे पर करने रोक दिए हैं दोनों ममालिक ने, मगर अब क्योंकि ये हमले ख़त्म हो गए हैं इसलिए दोनों जो ममालिक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जंग वो जीत गए हैं। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब, उन्होंने भी अपनी कौम को यही बताया है कि हम एक जंग जीत गए हैं, और दूसरी तरफ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका पैगाम भी कुछ इसी किस्म का है। मगर इससे ज़्यादा अहम जो इस वक्त हम कह सकते हैं एक बहस सी चलती हुई हमें नज़र आ रही है अमरीका में जो जौहरी ईरान के जौहरी हथियार थे उनके ऊपर हमला अमरीका ने किया। उसके बाद ये बात अमरीकी हुकूमत ने एक से ज़्यादा मर्तबा की कि उनका जो एक मकसद था उस जौहरी प्रोग्राम को कमज़ोर करना, ख़त्म करना, वो पूरा हो गया है। मगर मीडिया रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की सामने आई अमरीका में, जिन्होंने अमरीकी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को कोट किया और कहा कि नुकसान शायद इतना नहीं हुआ कि अमरीकी जौहरी प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल उसको पीछे धकेल दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है, उसको सिर्फ थोड़ी सी ताख़ीर तक ही उसका नुकसान पहुंचा है। ऑब्वियसली ये जब मीडिया रिपोर्ट सामने आई तो क्योंकि हुकूमत इसको अपने लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कह रही थी तो इसको फिर इख्तलाफ भी इसके साथ किया। हुकूमत के मुख्तलिफ जो ऑफिशल्स हैं उन्होंने पब्लिक में ये गुफ्तगू की और इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया। इसी तरह जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने एक से ज़्यादा मर्तबा इस पर रोशनी डाली। बकौल उनके ये एक बहुत कामयाब, इंतहाई कामयाब हमला था। उन्होंने कहा कि तारीख़ के सबसे पेचीदा और खुफिया फ़ौजी ऑपरेशन जो था ये हुआ है और इसकी इजाज़त सदर ट्रंप ने दी, और उन्होंने कहा कि एक ज़बरदस्त कामयाबी हुई। उन्होंने कहा कि हमने ईरान की जो जौहरी सलाहियतें हैं उनको तबाह कर दिया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स थी जो कोट हुई या मीडिया रिपोर्ट्स में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कोट हुई या ख़ुद जिनका जिक्र किया, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो है इनिशियल एस्टिमेट्स थे, यानी कि इब्तदाई रिपोर्ट्स थी, और ऑब्वियसली उसके बाद ज़्यादा बेहतर सूरत हाल सामने आई या इन्फॉर्मेशन आई, इसलिए वो ये कह रहे हैं। और उन्होंने ऐसी रिपोर्ट्स को मन घड़त भी कहा। सदर ट्रंप की तरफ से भी इस तरह के ही पैगामात आ रहे हैं कि ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। साथ में मगर जब वो यूरोप पहुँचे गुज़िश्ता रोज़ अपने दौरे पे नेटो के हवाले से जो है, तो वहाँ उन्होंने फिर इस बात पर भी गुफ्तगू की कि किस तरह इज़राइल में भी नुकसान काफ़ी हुआ है। मगर ज़्यादा अहम बात जो अमरीकी सदर की तरफ से हो रही है, जिस पे बहुत गुफ्तगू हो रही है, तो वो ये है कि उन्होंने ये भी बात की कि अगर ईरान तेल बेचना चाहता है तो बेचे, चीन अगर चाहे तो ईरान से तेल ख़रीद सकता है। इससे बहुत से लोगों ने ये भी समझा है या इस पर भी बात हो रही है कि गालिबन ये क्या अमेरिका की तरफ से इजाज़त है कि जो ईरान पे सैंक्शंस थी और ख़ास तौर पे तेल की ख़रीदो फ़रोख्त पे भी सैंक्शंस थी वो हटाई जा रही हैं। तो ये अभी मामला जो है ये किस तरफ जा रहा है, ख़ास तौर पे एज़ फार एज़ द US, इज़राइल एंड ईरान आर कंसर्न। ईरान की तरफ से भी कहना ज़रूरी है कि वो न सिर्फ इसको एक कामयाबी कह रहे हैं बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि वो अब इतना ताउन नहीं करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इस सारे मामले पर। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अयाज वज़ीर साहब, साबिक सफ़ीर हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अयाज साहब, आप अगर इजाज़त दें तो मैं अनवर इकबाल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। अमरीका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि अनवर इकबाल साहब ये बताइएगा कि ये जो एकदम इतनी रिपोर्ट सामने आई कि इतना नुकसान नहीं हुआ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, और फिर अमरीकी हुकूमत को आके उनको ऑफिशियली कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ा, तफसील फराहम करनी पड़ी, ये क्या मामला है? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन वाशिंगटन DC? देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। गैर दिलचस्प कहना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रेजिडी है, हर जंग ट्रेजिडी होती है, इसमें लोग मरते हैं। दिलचस्प इस लिहाज से है कि इसराइल इसको अपनी फतह करार दे रहा है और वो कह रहा है कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, और ऑब्जेक्टिव था कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना और ईरान की फौजी कुव्वत को
تباہ کرنا جو ہم نے حاصل کر لیا ہے. ایران میں پڑھ رہا تھا ان کی شورائے ملی امنیت ملی، ان کا بیان پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے مکمل فتح قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ایران نے جس بہادری سے مقابلہ کیا ہے، اس نے دشمن کو مجبور کر دیا ہتھیار پھینکنے پر، اور وہ ہتھیار پھینک کے، اور وہ جو ہے بلکہ وہ صلح نہیں، ایک طرح سے اس کو الفاظ استعمال کیے بغیر اس کو ایک طرح سے سرنڈر بنا کے پیش کر رہے ہیں اسرائیل کا، امریکہ کا نہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ امریکہ کو اس میں اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا گیا جس طرح اسرائیل کو کیا گیا. اچھا، امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ ظاہر صدر ٹرمپ کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امریکی بومنگ نے اسرائیل کو نیوکلیئر یعنی بم بنانے کے ٹارگٹ سے کئی سال پیچھے دھکیل دیا، 10-15 سال تک تو وہ نہیں بنا سکتے. اچھا، لیکن اس سب چیز میں ایک چیز اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک بات نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو جنگ بندی ہوئی اس دوران آپس میں ان تینوں کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اس میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کی گئی جس میں تینوں اپنی اپنی فیس سیونگ کر سکیں اور اپنے عوام کو اپنی باتیں بتا سکیں. لیکن ساتھ آپ دیکھیں، آپ نے خود ابھی بتائی بات تیل والی کہ وہ تیل خرید سکتا ہے، اس سے بڑا کنسیشن تو ایران کے لیے نہیں ہو سکتی. یعنی انہوں نے ایک اشارہ کر دیا کہ اب آگے بات چیت ہو سکتی ہے. جو بات چیت ہوگی وہ صرف نیوکلیئر انسٹالیشنز کے بارے میں نہیں ہوگی، اب ٹریڈ پہ جو سینکشنز ہیں ان کو بھی لفٹ کیا جا سکتا ہے. ایران کے اربوں ڈالرز پھنسے ہوئے ہیں، ان پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. جو پہلا جو جے سی پی او اے جو سائن ہوا تھا، پہلا ایگریمنٹ صدر اوباما کے دور میں، جو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوا تھا، وہ دوبارہ ہو سکتا ہے سارا کچھ. تو مجھے جو یہاں سے واشنگٹن بیٹھے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ معنی خیز مذاکرات ہوں گے، اور ان مذاکرات میں کوئی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے. معاف کریے گا انور صاحب، آپ میں یہ سمجھی نہیں، مذاکرات کس کے درمیان ہوں گے؟ امریکہ اور ایران کے درمیان؟ امریکہ اور ایران آپ دیکھیں، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں. مثلا ایران کے صدر نے عمان کے سلطان کو کال کیا کل، اور وہ بھی مجھے ایک ایڈوانٹیج ہے فارسی پڑھنے کا، تو میں جا کے ان کے اخبارات پڑھ لیتا ہوں فارسی میں. تو اس میں انہوں نے جس طرح سے بیان دیا ہے، بڑا شکریہ ادا کیا، اور اس بات پہ شکریہ ادا کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کروانے میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک، یہ اشارے مل رہے ہیں ہر طرف سے. ایاز صاحب، انور اقبال صاحب نے بہت انٹرسٹنگ دلچسپ ہم کہہ سکتے ہیں اینگلز جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے ہیں. اب آپ کو بھی لگ رہا ہے سر، کیونکہ خاص طور پہ اس لیے کیونکہ بہت سے لوگوں کے یہ خدشات تھے کہ یہ جنگ بندی زیادہ دیر چل نہیں پائے گی، شاید دوبارہ اسرائیل اور ایران، خاص طور پہ اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے. مگر انور اقبال صاحب جس اینگل سے سب کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ اب مذاکرات کی طرف ہی بات جائے گی. مزید جنگ کی گنجائش کم لگتی ہے اگر جیسے انہوں نے کہا کہ ایک پلان کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے. then one can only assume sir کہ مذاکرات تو پھر آگے ضرور ہوں گے. دیکھیے، مذاکرات تو میں سمجھتا ہوں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک قسم کے ہو گئے تھے کہ ایران کو بتا دیا تھا کہ آپ کے ایٹمی تنصیبات جو آپ کے ہیں تیاری کر رہے ہیں، اس پہ ہم حملہ کر رہے ہیں تو یورینیم گویا آپ ہٹا دے. تو ایران نے ساری یورینیم وہاں سے ہٹا لی، جو 60% تک انہوں نے پیوریفائی کی تھی. 90% تک کر لے تو پھر اسے یہ ایٹم بم بن جاتا ہے، تو وہ انہوں نے سیو کر لی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بنکر بلسٹ وہ بم پھینکے، اس کی میں نے ایک رپورٹ پڑھا کہ اس کی میکسیمم ڈیپتھ تک 60 میٹر تک وہ جا سکتے ہیں، اور ایران کی یہ توانائی کے مراکز 80 میٹر نیچے ہے. تو گویا وہ اسے ابھی بھی 20 میٹر پیچھے پٹے ہیں. تو ان کے بیسک تنصیبات کو گویا اس لحاظ سے نقصان نہیں پہنچا. So they can easily resume if they want to, and I'm sure they will definitely go for it and they will produce very soon. تو امریکہ کو تو یہ پتا چلا، ظاہر بات ہے ان کے ریسورسز بہت ہے، کہ ایران کا ہم نے ایٹمی سلسلہ اس طرح تباہ نہیں کیا جتنا کہ اسرائیل یا ہمارا خیال تھا. اسرائیل کا موقف تھا کہ ہم حملہ کر لیں گے تو یہ تنصیبات اور یہ ان کی جو
कोशिश है ये बिल्कुल परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी, वो तो ख़त्म नहीं हुई। नुकसान उसका ये हुआ इजराइल को कि उसने जो एक खौफ क्रिएट किया था या डिफेंस के बारे में एक फिजा बनाई थी कि ये इम्प्रेग्नेबल है, कोई भी मिसाइल कोई भी जहाज हमारे अंदर नहीं आ सकता, हम इतने तैयारी कर बैठे हैं। तो वो ईरान ने न सिर्फ तोड़ा बल्कि इजराइल के अंदर ऐसे निशाने मारे कि इजराइल को खुद अपने पड़ गए कि अब हम कहाँ भागे। तो एक रिपोर्ट ये भी है कि इजराइल वाज द फर्स्ट वन बेगिंग अमेरिका टू आस्क ईरान फॉर सीज फायर। तो इन दो बातों से तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका के पास ईरान के साथ बातचीत करने का कोई रास्ता और कोई तरीका है नहीं, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज ऑन रिकॉर्ड, उसने खुद कहा है कि हफ्ते के बाद हम उनके साथ बातचीत करेंगे। तो जब बातचीत करेंगे तो बातचीत सिर्फ गीटियां खेलने के लिए तो नहीं होता, उसमें ये मुश्किल चीजें हल करनी होती है जो कि वो अब हल करेंगे, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चीन के लिए उनका ऑयल सप्लाई का तो आपने बता दिया कि उसको हटा दिया, तो बाकी सैंक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता हल करके कोई शायद नॉर्मलिटी की तरफ ले आए। बिल्कुल ठीक। अनवर साहब, अयाज वजीर साहब ने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि सैंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता उठ भी सकते हैं और नॉर्मलिटी की तरफ भी ईरान को लाया जा सकता है। आपको क्या इस किस्म के कोई इशारे मिल रहे हैं अमेरिका में? ख़ास तौर पे सर ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं, जो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तेल की बात की, उसके बाद बहुत से लोग ये कयासराई कर रहे हैं या ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब था, कि क्या सैंक्शंस अब हटेंगी? क्या हर कोई अमेरिका माफ़ करिएगा ईरान से तेल ले सकता है? कोई इस पे बात हो रही है वाशिंगटन डीसी में? नहीं, अभी तो बात इसलिए नहीं हो रही कि अभी सदर ट्रंप ने सिर्फ इशारा किया है, लेकिन एक बात मैं ज़रा एम्फसाइज करना चाहूँगा। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अमरीकी ईरानी कौम को अपना दुश्मन समझते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मशरिक़ वस्ता में किसी कौम को वो अपना दोस्त समझते हैं तो वो ईरान को समझते हैं। वो समझते हैं कि ईरानी कौम तो कल्चरली और बहुत सारे लिहाज से वो समझते हैं कि ईरानी कौम में बहुत प्रो अमेरिकन फीलिंग्स हैं, अमेरिका को अच्छा समझते हैं। और ये भी ईरानियों को आप यहाँ देखें, जो भी ट्रैवल लॉग होगा, जो भी ईरान जाते हैं, वो बियॉन्ड जो अभी ये प्रेजेंट रजीम है, जो उनकी पॉलिसीज है, उससे अलग हट के घरों में जाके दिखाते हैं कि ख़वातीन स्कर्ट्स पहन रही हैं, लोग उसी तरह रह रहे हैं, डांस हो रहा है, ड्रिंक्स सर्व हो रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ये कौम है जो कि अंदरूनी तौर पे प्रो अमेरिकन है, और यहाँ जो ईरानी रहते हैं वो भी इस तासुर को वो करते हैं। तो उनकी जो भी, यानी आज भी अरबों के मुकाबले में अमेरिका में ईरानियों को बहुत अच्छा समझा जाता है। अरबों से बहुत अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अरबों को इतना अच्छा नहीं समझा जाता यहाँ जितना ईरानी को समझा जाता है। तो अमेरिका के लिए ईरान से ताल्लुकात इस्तवार करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। यहाँ लोग मौजूद हैं, ईरानी लॉबीज मौजूद हैं, यहाँ बहुत ताकतवर लॉबी है ईरानियन ज्यूज़ की, और आप हैरान होंगे कि सारी मुखालफत के बावजूद वो अपने ईरानी होने पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, अपने लास्ट नेम में लगाते हैं। मुझे एक खातून मिली, मेरे बच्चे की टीचर, उनका नाम था कस्साबियान। मैंने कहा, भाई आर यू डज योर family deal with meat? They said, yes. How do you know? My God, because that's a Persian word. It just means butchers. So she said, yeah, they used to have meat shops in Iran. तो उनको बड़ा फख्र होता है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम बातचीत जरूर होगी इसकी तरफ, नॉर्मलाइजेशन की तरफ। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं भी हुई, अमेरिका में ख्वाहिश मौजूद है ईरान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। जब से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे।